देखो बउआ, आज हम मौर्य काल जब बात करेंगे तो इसमें एक सबसे प्रमुख चीज है यूनान। यूनान को समझना। क्या यूनान के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का कोई संबंध होगा? हाँ, तो आइए, अगर अभी आपको हम बोल लेंगे कि यूनान के लेखक ने ऐसे कहा या यूनान का ये इतिहासकार ने ऐसे कहा, तभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब आइए, सबसे पहले हम समझते हैं 312 ईस्वी से हम लोग चलते हैं। ठीक है, सॉरी 326 से। 326 में क्या कहा गया बउआ? सिकंदर भारत आया। बउआ इधर छोड़ दीजिए। सिकंदर भारत आया और क्या क्या बउआ? ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट का भी शासक कौन है? नंद वंश, मतलब धनानंद। धनानंद। अब कहा गया कि सिकंदर 326 में यहाँ आता है और 323 ईस्वी में वो वापस लौट जाता है। किस नदी से लौटता है, कैसे युद्ध होता है, तमाम सारी बातें हम कर चुके हैं। अब कहा गया कि इस बेल्ट को अभी छाट के रखे हुए हैं। इस बेल्ट का राजा कौन है बुआ? पोरस। चलिए, इसको आगे हम बात करेंगे। अब कहा गया कि ये इसका हारना, देखिए क्या हुआ था, यही से कहानी पे ले लेते। जब सिकंदर को धनानंद ने हराया, समझ गए, तो इसके उपलक्ष्य में उसको क्या लग रहा था? उस धनानंद को तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वह मेरे डर से भाग गया। कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य है, क्योंकि इसके पास इतना मजबूत सेना था। तो कहा गया कि जब यहाँ से सिकंदर भागा तो ये उसके उपलक्ष्य में एक पार्टी का, मतलब एक भोज का आयोजन किया। समझ गए? कहा गया कि जब भोज का आयोजन किया, उसमें उस समय यहाँ एक विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय हुआ? तक्षशिला। उसका एक प्रमुख आचार्य कौन है? चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। हो गया ना? कहा गया कि चाणक्य यहाँ के एक प्रसिद्ध क्या है बुआ? आचार्य। अब ये एक ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं, ब्राह्मण जाति के हैं। उन्हें वो भी भोज में आकर शामिल हुए। किसके द्वारा आयोजित किया गया था भोज? लेकिन आपको याद होगा कि धनानंद के पिता कौन है? महापद्मानंद। और वह क्या चीज का उपाधि धारण किया था? सर्व क्षत्रांक नाशक, सभी क्षत्रियों की नाश करने वाला। समझ गए? और दूसरी बात है, हम लोग क्या सीखे कि अभी तक में, मतलब उस समय तक में एकमात्र ये गैर क्षत्रिय शासक कौन था? मतलब नंद वंश। आए बात समझ में? अब यह गैर क्षत्रिय है, ना क्षत्रिय को वैल्यू देने को तैयार है, ना ब्राह्मण को वैल्यू देने को तैयार है। उसी में कहा जाता है कि ब्राह्मण जो यहाँ चाणक्य हैं, इनको क्या किया गया? आमंत्रित नहीं किया गया, अपमानित किया गया। समझ गए? अब उसी समय यह अपने खुला सिखा रखकर वह क्या लेते हैं? प्रण लेते हैं कि हम एक दिन तुम्हारा साम्राज्य को खत्म कर देंगे। हो गया? यहाँ तक तो लगभग सामान्य बातें हैं। उसके बाद होती है कि चंद्रगुप्त का खोज होता है, धीरे धीरे उसको ट्रेंड किया जाता है, उसके बाद इसको जिताया जाता है। अब देखिए क्या हुआ। कहा जा रहा है कि इस बेल्ट में अभी राजा कौन बना हुआ है? घना नहीं, धना। ठीक है, घना नहीं रे बुआ, धनानंद। हाँ, कहा गया कि जब धनानंद यहाँ इस एरिया का शासक बना हुआ था तो लगभग 64 प्रकार का कर लेता था। 64 प्रकार का कर। अब बताइए कि अभी सरकार हर चीज में अगर कर लगा दे, क्या जनता परेशान हो जाएगी? उस समय भी जनता काफी परेशान है इससे, लेकिन जनता चाह के भी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर पा रहा। जब चाणक्य इसके विरुद्ध लड़ते तो उसका इतना बड़ा न सेना था कि यह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। चलिए, अब आइए एक बात कर लेते हैं। यहाँ क्या है कि एक कौन सा पुस्तक है वो जिसमें इसका वर्णन किया गया धनानंद के हारने? और नहीं, कौन सा पुस्तक? मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक को याद रखिएगा थोड़ा सा, मुद्रा राक्षस। इसका लेखक कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त। हो गया बुआ? अब समझिए, अब हम जो भी बातें बोलेंगे आपको सही लगे गलत लगे, सारा इस पुस्तक में वर्णित है। ठीक है? अब कहा जाता है कि मुद्रा राक्षस के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बेल्ट में चाणक्य अपनी सेना से हमला करते थे और बार बार वह हार जाते थे। समझ गए? लेकिन एक बार हुआ क्या, चाणक्य पूर्ण तैयारी से लगे हुए हैं, जनता को भी लग रहा कि नहीं, इस बार तो अब धनानंद का
बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन चाणक्य फिर से हमला करते हैं और फिर से वो हार जाते हैं और वो हार कर भाग गए। हारते तो कहाँ भागेंगे, जंगल छुपना ही तो है। वह जंगल जब भाग कर गए तो वहाँ एक देखिए कि झोपड़ी से रोशनी आ रहा है, वहाँ 3-4 बच्चे हैं, माता खाना बना रही है। समझ गए, ये सारी कहानी कहाँ वर्णित दिख रहा है, मुद्रा राक्षस की हम बात कर रहे हैं। ये एक नाटकीय पुस्तक है, समझिए नाटक का वर्णन किया गया। तो कहा जा रहा है कि चाणक्य वही कोने में खड़े रहते हैं, समझ गए, और माँ बच्चों के लिए खिचड़ी लाके परसती है। बच्चा क्या करता है कि खिचड़ी देखता है और हाथ डाल देता है, हाथ उसका जलने लगता है। तब वह बच्चा चिल्लाने लगता है तो तुरंत माँ दौड़ के आती कि क्या हुआ, तो बताया कि खिचड़ी से हाथ जल गया। तब वो महिला बोलती है कि तुम भी चाणक्य हो गया क्या। अब चाणक्य को लग रहा कि हम क्या हो गए भाई, मेरा कहानी यहाँ क्यों चल रहा है। तब वो बोले कि तू चाणक्य है कि बीच में हाथ डाल देता है और बार बार हार जाता है। अरे जब उसको हराना ही है तो बगल से शुरू करो, धीरे 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 अपना पार लगा लेना। कहीं ना कहीं ये बातें चाणक्य के दिमाग में बैठ गया, समझ गए। और वो क्या किए, आगे ऊपर जम्मू कश्मीर इस बेल्ट में। और यहाँ एक राजा का नाम है, एक राजा है, कौन सा राजा था वो, किसी को याद है? ये इस बेल्ट में पोरस, हाँ, एक राजा है, क्या नाम है उसका, प्रवर्तक। प्रवर्तक, समझ गए। कुछ कुछ इतिहासकार का कहना है कि ये प्रवर्तक राजा जो है वह पोरस ही है, समझ गए। पोरस के नाम तो आप पहले से जानते हैं, हाइडेस्पिच वाला युद्ध याद होगा। चलिए, तो कहा गया है कि प्रवर्तक एक राजा है जो जिसका पहचान कुछ इतिहासकार पोरस के साथ करते हैं। ये चाणक्य वहीं जाते हैं और उसकी सहायता से एक, अब पहले तो हो गए एक चाणक्य नबुआ, चाणक्य, दूसरा कौन सहायक हो गया, पोरस, या जो भी कहिए, चलिए पोरस ही ले लेते हैं, पोरस। और तीसरा हाँ, कहा गया कि ये जो धनानंद देख रहे हैं ना, इसका प्रमुख सेनापति कौन है, सक्टार, समझ गए। अब बताइए, प्रमुख सेनापति ही अगर मिल गया तो मैच लगभग फिक्सिंग है, हो गया ना। अब ये तीनों मिलकर क्या करता है, वो धनानंद को नंद वंश के अंतिम शासक घोषित कर देता है। मतलब इसकी कहानी समाप्त हो गया। यहाँ तक तो लगभग ठीक ठाक आई बात समझ में बउआ। इसमें आपको याद रखने वाला बात कौन है, हाँ, ये 3 बात हो गया, चाणक्य, पोरस और सक्टार। पोरस का पहचान कुछ इतिहासकार किससे किए हैं, हाँ, ये सारी कहानी किसमें वर्णित है, मुद्रा, जिसका लेखक कौन है, शाकुंतल। हो गया, यहाँ तक तो ठीक ठाक हो गया। अब यहाँ कौन सा राजा बनेगा बउआ, चंद्रगुप्त मौर्य। अब कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ राजा बनता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कहानी चल रही है। राजा बनने के उपरांत उसका जो ये सीमा विस्तार, जिसे देखिए क्या है, आपको याद होगा कि सिकंदर जब वापस लौट रहा था तो लगभग यहाँ तक तो कब्जा कर ही चुका था, पोरस वाला क्षेत्र भी ले लिया था, वो जीता हुआ था ना। अब यहाँ से ये जो देख रहे हैं पूरे यूनान का बेल्ट था, पूरा यूनान का बेल्ट था। अब सिकंदर जब यहाँ से वापस लौट रहा था उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद जो ये जो बेल्ट देख रहे हैं, ये बेल्ट, उसका प्रमुख सेनापति कौन था वो, सेल्यूकस निकेटर यहाँ का राजा बना हुआ है। बात समझ में आ गया, सेल्यूकस निकेटर वहाँ का राजा बन गया। अब कहा जा रहा है कि इस बेल्ट में कौन है, इस बेल्ट में कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब उसके दिमाग में फिर से कहीं ना कहीं लग रहा कि सिकंदर तो भारत को नहीं जीता, चलो एक प्रयास हम करते हैं, समझ गए ना। वह एक प्रयास करने के चक्कर में यहाँ क्या करता है, हमला बोलता है। और यहाँ का शासक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के साथ, दोनों के साथ युद्ध होता है। युद्ध में देख रहा है कि यहाँ की प्रधानता क्या था वो, सेना का हाथी। भारतीय सेना की प्रधानता क्या है, हाथी। और यूनानी सेना का प्रधानता क्या है, घोड़ा। तो क्या हाथी भारी पड़ जा रहा था, फिर इसको हारने की स्थिति ला दिया। अब इसको लगा कि हम हार जाएंगे, तब बोला बस 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 अब हो गया। कौन, सेल्यूकस निकेटर ऐसा कहता कि बस बस अब हो गया। हम यही चाहते थे
जो हम खोजना चाहते थे वो अब हमको मिल गया। तू पूछा भाई कि क्या? तू बोला कि हम अपने बेटी के लिए क्या खोज रहे थे? हाँ, बेटी के लिए योग वर का तलाश कर रहे थे, समझ गए? और तू मिल गया। देखिए बुआ, ये मिला या हार गया, जीत गया, ये नहीं कहा जा सकता है, ठीक है? बस इतना ही जानिए कि सिकंदर और चंद्रगुप्त के बीच जो युद्ध हो रहा था वह उसका निर्णय क्या निकला? तो वैवाहिक संबंध बन गया। अब हार से हुआ, डर से हुआ, कैसे हुआ ये नहीं पता, ऐसा मानना है, हो गया। अब कहा गया कि जब चंद्रगुप्त को विवाह उसकी बेटी का नाम क्या है? हेलिना। बेटी का नाम क्या है? हो गया, बेटी का नाम है हेलिना। हेलिना के साथ इस चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है। अब विवाह होने के बाद दहेज के रूप में क्या क्या मिलता है बउआ? एरिया, एराकोसिया, जेड्रोसिया और पर्पस मदई। अब बताओ बउआ, खुद सोचो, कोई राजा ऐसा होगा कि अपना राज्य का 80% दान में ही दे दे और 20% का राजा बन के रहे? अब आप खुद सोचिए कि वो हार गया, जीत गया, दहेज में दे दिया, ये तमाम सारी बात आपके सामने है। आपको क्या लगता है कि हार गया होगा? नो डाउट। चलिए, लेकिन आपको कोई पक्ष नहीं रखना है अपना, आप ऐसे ही अपनी बात को रख दीजिए, हो गया ना? अब कहा गया कि ये सेल्यूकस निकेटर कहाँ का था बउआ? किसी को पता है? यूनान का। कहाँ का है? अब चंद्रगुप्त मौर्य का ससुराल ही यूनान हो गया ना? अब अगर बोलेंगे कि यूनान का इतिहासकार, तो आप समझ पाएंगे कि क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का वहाँ ससुराल ही है। अब देखिए क्या हुआ कि जब हेलेना के साथ इसका विवाह हुआ तो उस समय पूरे विश्व के प्रसिद्ध राजा की बात अगर आता है तो एकाध राजा का नाम बताइए तो। हाँ बोलो वो, नहीं वो तो इधर करना है, और बताइए। हाँ हाँ, वो इतिहासकार है। उस समय विश्व के प्रसिद्ध राजा सुसा था। सुसा यहाँ है, ये जो बेल्ट देख रहे हैं यह एक बटाना है, समझ गए? सुसा का राजा, एक बटाना का राजा, ये नाम को थोड़ा सा ध्यान रखिए केवल बस। अब कहा जा रहा है कि जब बेटी का विवाह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो आप लोग देखते हैं कि सहवाला में भी एक लड़का जाता है, ऐसा प्रथा हम लोग में अभी भी देखने को मिलता है। उसी समय कहा गया कि यूनान का एक प्रमुख इतिहासकार है जिसका नाम क्या हुआ? मेगास्थनीज, समझ गए? मेगास्थनीज जो है वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, और ऐसा ही नहीं, यह एक ऐसे इतिहासकार है, सुसा का क्षेत्र, सुसा राजा जो है उसका भी राज्य क्षेत्र यह घूम के आया है। एक बटाना का राजा जो है उनका भी यह राजप्रसाद देख कर आया। राजप्रसाद मतलब समझते हैं? राजा का भवन, समझ गए? ये देख कर आया है कौन? मेगास्थनीज। अब इसी को बोला गया, कौन बोला? सेल्यूकस निकेटर, कि आप तो हर जगह घूमे हैं, एक बार जरा वहाँ घूम के आए जहाँ हम बेटी का विवाह किए हैं, समझ गए? और ये कहाँ आएगा बउआ? पाटलिपुत्रा, मतलब अब ये पटना आएगा। अब मेगास्थनीज यहाँ क्यों आया ये पता है? अब कहा गया कि जब मेगास्थनीज यहाँ आया, पटना आया, पटना कहाँ? पाटलिपुत्रा कहाँ? मगध तो बोध गया है। पटना के कहाँ, कौन सा जगह हुआ? कुम्हरार में। कुम्हरार अगम कुआं जो बेल्ट देख रहे हैं वही उसका आवास था। ये जो मौर्य काल का देख रहे हैं उसका आवास किस बेल्ट में? पटना का तत्काल स्थिति में पटना के कुम्हरार और अगम कुआं वाला बेल्ट में देख रहे हैं। अब कहा गया कि जब यहाँ आया कौन? मेगास्थनीज, तो जैसे ही इसका राजप्रसाद, राजप्रसाद मतलब समझते हैं? राजप्रसाद मतलब राजा के द्वारा दिया गया प्रसाद। हाँ, राजा के जो भवन होगा ना उसको राजप्रसाद कहा गया है। आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ एक लड़का, पॉलिटी में भी तुम लोग जो पढ़ोगे तो उसमें आता है प्रसाद पर्यंत्र, समझ गए? हमारा जो गवर्नर है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इससे क्या समझे?
नहीं समझे? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है बउआ, कहा जाता है कि सभी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इससे क्या समझे आप? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति के मन के आधार पर अगर बोल देगा कि चलो तुम उठो अब यहाँ से वहाँ चलो तो वहाँ जाएगा, नो क्वेश्चन नो आंसर, कुछ नहीं। इसको कहते हैं प्रसाद पर्यंत, समझ गए? उसके मन के हिसाब से। तो यहाँ राज प्रसाद का मतलब क्या बताया गया है? राजा का महल। अब यहाँ जब ये आया मेगास्थनीज आया, यहाँ का महल देखा तो बोला कि ये तो मानव निर्मित तो हो ही नहीं सकता है, ये तो देव निर्मित है। सोचिए कि यहाँ के भवन की कितना बड़ा बड़ाई हुआ कर रहा है, कारण कि वह देख रहा और बोला अपने पुस्तक में वह लिखता है कि सुसा के राजा, एक बटाना का राजा, हम सभी का राजप्रसाद देखे हैं, लेकिन इससे बड़ा कोई राजप्रसाद नहीं है। इसलिए वह कहता है कि यह मानव निर्मित तो हो ही नहीं सकता, यह क्या है? देव निर्मित है। हो गया? चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए बउआ। यूनान के साथ कैसा संबंध इसका रहा? अब देखिए क्या होता है, बात को समझिए, थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है कि अब इसका चर्चा यूनान में भी चलेगा, पक्का? हाँ, तो कहा गया है कि यूनान के एक दो इतिहासकार हैं, एक का नाम क्या है बउआ? जॉस्टिन और प्लूटार्क, ये सभी वहाँ का प्रमुख इतिहासकार है। ठीक है, कहाँ के इतिहासकार हैं बउआ? हाँ, और ये क्या करते हैं कि ये भी अपने पुस्तक में, जब वहाँ यूनान में ये पुस्तक लिखते हैं तो ये भी अपने पुस्तक में क्या करता है कि ये यही राजा का जिक्र करता है, जैसे इंडिका बड़ाई कर रहा है, ठीक है, अपने भी पुस्तक में वह बड़ाई करता है। अब कभी कभी सवाल ये उठता है कि जोस्तीन के द्वारा लिखा गया पुस्तक में क्या नाम है इसका? चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? हाँ, तो देखिए क्या है, चंद्रगुप्त के लिए एक नाम आता है सेंड्रोकोटस। हो गया? सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस किसे कहा गया बउआ? जब वहाँ का कोई भी यूनान का कोई भी इतिहासकार जब अपनी पुस्तक लिख रहा है तो उस पुस्तक में चंद्रगुप्त को किस नाम से लिख रहा बउआ? सेंड्रोकोटस। अब सवाल ये उठता है, हाँ बहुत अच्छा, कहा गया कि जब ये सेंड्रोकोटस वहाँ के पुस्तक में वर्णित हो रहा है और ये लोग तो लगभग अपना लिखे किताब लिखे के फिर कुछ दिन के बाद मर गए, हो गया ना। अब हुआ कि जब इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक में बोल रहा कि एक भारत का राजा है सेंड्रोकोटस, तो कोई पहचान ही नहीं रहा यहाँ का इतिहासकार कि है कौन। आई बात समझ में? यह है कौन, कोई राजा पहचान ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पूछा क्या जाता है कि पहचान करने वाला वह व्यक्ति कौन है जिस जो सेंड्रोकोटस का पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? कोई बता? विलियम जोन्स। उसका नाम क्या है? विलियम। हो गया बुआ? विलियम जोन्स पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने सेंड्रोकोटस का पहचान किसके साथ किया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये यूनान के साथ इसका संबंध है। अब देखिए क्या है, इसका बेटा कौन है बुआ? सॉरी, चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का भी संबंध वहां से होगा, नानी घर ही है। हो गया ना। चलिए, तो इसमें हम लोग को मुख्य रूप से याद क्या रखेंगे बुआ? ये पुस्तक, ये जितनी भी कहानी अभी बताया गया, ये किसके द्वारा बताया गया बुआ? हाँ, ये भवन की वर्णन की बात अगर कर रहे हैं तो ये किसका द्वारा बताया जाएगा? इंडिका के द्वारा। समझ गए? भवन के बारे में, पटना नगर के बारे में कोई भी विशेषण मिले तो ये क्या कहेंगे? वह कहाँ वर्णित है? इंडिका में। इंडिका पुस्तक लिखने वाला कौन है बुआ? वो कहाँ कहाँ ये भी याद रहेगा, क्यों आया था ये भी पता है। हो गया? हो गया बुआ?
चलिए, वह कहता है कि ये जो पाटलिपुत्र देख रहे हैं, पाटलिपुत्र के लिए कौन सा शब्द देता है? पाटलिपुत्र तो नहीं लिखेगा कि जैसे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस लिख रहा है तो पाटलिपुत्र को तो पाटलिपुत्र नहीं लिखेगा। ये लड़का क्या कर रहा है? बोलिए, क्वेश्चन क्या समझ में आया क्या? चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस ने कहा, सेंड्रोकोटस कहा गया, तो पाटलिपुत्र को क्या कहा गया होगा? पॉलीब्रोथा। क्या कहा गया? पॉलीब्रोथस बोला जाता है, समझ गए? पॉलीब्रोथा जो हो गया वह क्या हो गया? वो पॉलीब्रोथा क्या हो गया? वह पटना पाटलिपुत्र को कहा गया पॉलीब्रोथा। और सभी से पहचान किसने करवाया? विलियम जोन्स। हो गया। अब आइए, यहाँ तक तो लगभग ठीक ठाक ही रहा। अब कहा जा रहा है कि ये चंद्रगुप्त यहाँ का राजा बन गया, ये आखिर है किस कुल का? ये किस जाति का है? तो देखो बउआ, कोई भी किस जाति का है ये चीजें स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल होगा। कारण कि देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता है बउआ? बौद्ध ने मानता है जी। हाँ, दोनों मानता है, सही है कह रहा है। हाँ, अब याद कीजिए, आपको याद होगा कि ये दक्षिण आया था, यहाँ इसकी मृत्यु हुई थी संलेखन विधि से। मतलब ये किस धर्म को मानता था? जैन धर्म। चलिए, आपको याद होगा जब क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त यहाँ आया था तो यहाँ इसका बेटा रो रहा था कि कोई तो मेरे पिताजी को समझाए, ऐसा करके कोई रो रहा था। और उसको समझाने के लिए कौन गया था? आपको याद है? कौन? नारद। कौन गए थे? तुम लोग बहुत ध्यान नहीं देता है। छोड़ दीजिए, उतना छोड़ दीजिए। हमको ये बताइए, इसका बेटा का क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का बिंदुसार किस धर्म को मानता है? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मोगलीपुत्र। हाँ, तो जब यहाँ ये आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ आए, तो वह रोते थे और बोलते थे कि कोई तो मेरे पिताजी को समझाए। और मोगलीपुत्र गोसाल, तीस नहीं गोसाल, समझ गए? गोसाल इनको यहाँ समझा रहे हैं कि क्या करोगे, उनको वही विधि से जाना है। ये तो पहले से नियत है, मतलब नियतिवाद वाला इनको शिक्षा यहाँ देंगे। इसलिए ये किस धर्म को ज्वाइन करेंगे? वो आजीवक संप्रदाय। मतलब अगला जो आएंगे वह आजीवक के लिए आएंगे। आप आगे फिर पढ़ेंगे। इसका बेटा कौन है वो? अशोक। अशोक की अगर हम बात करें, अशोक की अगर हम बात करेंगे, अशोक किस धर्म को मानता? आप लोग पता होगा, बौद्ध धर्म। अब देखिए कि यहाँ जो देख रहे हैं कि सब है बौद्ध जैन, मतलब हिंदू ब्राह्मण धर्म छोड़ के। अब बताओ बउआ कि यहाँ बौद्ध भी मानने को तैयार है, जैन भी मान रहा है, तो ये सभी कभी इस राजा को बुराई करेगा? अरे आप अगर मान ले जाए आपकी जाति की वर्णन होगा तो क्या आपके बाबा की जाति की बुराई की जाएगी? नहीं। अगर आपका भलाई करेगा, अच्छा बोलेगा आपके लिए, तो आपके दादा के लिए भी अच्छा ही बोलेगा। तो वही बात कहा गया कि इसमें 2-3 मत आता। पहला मत कहता है कि जैन और बौद्ध धर्म के जो पुस्तक है उसके माध्यम से अगर बोला जाए तो क्या कहा गया चंद्रगुप्त को? बुआ क्षत्रिय है। क्या कहा गया है? क्षत्रिय। किसके द्वारा? जैन और बौद्ध के द्वारा। चलिए, ब्राह्मण पुस्तक जो है या ब्राह्मण के द्वारा क्या कहा गया है? ब्राह्मण के द्वारा देखो बुआ, आपको पता है यहाँ तक अभी जितना भी आप अभी तक जो पढ़े हैं, क्या कहीं ब्राह्मण धर्म का उत्थान की बात सुने हैं? कहीं सुने हैं? नहीं। शुरू में वो हुआ था अश्वमेध यज्ञ, हुआ है ना, रामायण वाला फेज का। उसके बाद कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कहता कि भले ही हमारे पास नहीं आया, भले मेरे धर्म को ज्वाइन नहीं किया, ये शूद्र है, शूद्र। समझिए, ये क्या कहा देता है? ब्राह्मण धर्म जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा देता है? शूद्र। अब कहा गया है कि इसकी सारी कहानी मुद्रा राक्षस में वर्णित है। जितना भी कहानी अभी सुन रहे थे इसमें वर्णित है। तो मुद्रा राक्षस उसको क्या मानता है? मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति से वर्णित किया गया है? हाँ, इसको क्या कहा गया है? वृषल।
ब्रिसल, ऐसे नहीं ब्रिसल होगा, ऐसे होगा। हो गया ब्रिसल। ब्रिसल मतलब क्या होता है बुआ? निम्न कुल, निम्न कुल या निम्न कोटि। हो गया बुआ। कहने का सेंस मिला जुला के मुद्रा राक्षस भी क्या कह रहा? शूद्र ही कह रहा। ब्राह्मण क्या कह रहा? शूद्र ही कह रहा। जबकि क्षत्रिय कहने वाला कौन है बुआ? हाँ, अब बता दीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के हैं? चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के हैं? तो ये क्वेश्चन अधूरा है तब तक जब तक वह ये न बता दे कि ये किसके अनुसार। अगर बौद्ध जैन के अनुसार कहेगा तो क्षत्रिय, अगर मुद्रा राक्षस के हिसाब से कहेगा तो वह क्या हो जाएगा? ब्रिसल। अगर ब्राह्मण धर्म की बात की करे तो वहाँ क्या हो जाएगा? शूद्र। हो गया। चलिए यहाँ के बाद अब कौन राजा बनेगा बउआ? अशोक, अशोक, अशोक। अशोक के बाद कुणाल। चलिए और दशरथ, दशरथ और बृहद्रथ। कहा गया कि इतने ही सॉरी कौन कौन राजा आया वो? चंद्रगुप्त मौर्य, यही ना? पहला चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगला राजा कौन बनेगा? बिंदुसार। अगला राजा कौन बनेगा? अशोक। अगला राजा कौन बनेगा? कुणाल। उसके बाद दशरथ। उसके बाद बस मौर्य काल में खत्म हुआ। तो सबसे पहला काम तो है कि आपको ये याद रखना है। यहाँ से देखिए ये जो है चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। अशोक का बेटा कौन है? कुणाल। उसके बाद अगला राजा है, ये नहीं कर सकते हैं, समझ गए? उसके बाद अगला राजा कौन है? अरे नहीं, अशोक के बाद दशरथ। उसके बाद ये अंतिम राजा है। आपको याद होगा कि जब राजा की बात होगा तो इसमें जो संस्थापक है वो और अंतिम राजा और प्रतापी राजा आपको याद रखना होगा। तो ये सभी में प्रतापी राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य उतना नहीं इम्पोर्टेंट है। आपके देखिए, आइए खुद पर आप सोच लीजिए। ये भी जो बेल्ट देख रहे हैं, ये बेल्ट ऐसे, और ये गुजरात वाला बेल्ट दक्षिण विजय करेगा। राज्य से ही पता चल जाएगा कि कौन कितना है ना? ये आपका दक्षिण छोड़ दीजिए, ये आपका कलिंग छोड़ दीजिए, और ये आपका ये छोड़ दीजिए। अब बाकी ये सभी इतना है। इतना बड़ा बेल्ट का राजा अभी कौन बना हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार आएगा तो वह कुछ नहीं करेगा, बस इसी सीमा को वह बरकरार रखेगा। लेकिन ठीक उसके बाद अगला बेटा उसका आएगा कौन? अशोक। तो वो आएगा, आप लोग सुने होंगे, कौन? बोलिए। वो आप कलिंग विजय करता है, मतलब कलिंग को भी मिला लिया। और बोलिए, श्रीनगर का स्थापना किसने किया? अशोक ने किया, मतलब ये भी उसी में मिल जाता है। अशोक के समय इतने बड़ा साम्राज्य है, नीचे केवल ये छूटता है। यहाँ दूसरे वंशी चलते हैं, 3-4 वंश चलते रहता है, समझ गए? बाकी ये पूरे समस्त में किसका राज्य है? तो इसका मेरे ख्याल से राजा का जो पहले क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग, राजनीतिक में क्या पढ़ते हैं? राजा, राजा ना पढ़ते हैं। तो राजा का क्षेत्र के बारे में हम लोग जान चुके हैं, क्षेत्र पढ़ लिए हैं। कौन कौन राजा बना ये पढ़ लिए। राजा कौन कौन बना? कौन कौन राजा है इसमें हुआ मौर्य काल में? हो गया। चलिए, क्षेत्र भी पढ़ लिए और राजा भी पढ़ लिए, और क्या पढ़ना इसमें हुआ? संस्था। संस्था की अगर हम बात करें तो संस्था भी इसमें आएगा। और क्या हुआ? प्रशासन की इकाई, तो ठीक वो भी आ जाएगा। और एक चीज में क्या देखना पड़ेगा हमको? कर तो आ जाएगा आर्थिक में, और कुछ नहीं। संस्था और विजय अभियान, मतलब जो युद्ध वगैरह जीता है उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। हो गया। खैर चलिए, अब आइए इसको पहले इम्पोर्टेंट डेट जो है उसको थोड़ा सा फिर से पकड़ने की प्रयास कीजिए। हम लोग इसमें कहाँ से चलेंगे बउआ? 326 आप जान चुके हैं क्या हुआ है? क्या अब ईस्वी में है, ईस्वी पूर्व में है?
ईस्वी पूर्व। 326 में क्या हुआ? गुड। ये 323 में क्या हुआ? क्या हुआ? चलो 305 में क्या हुआ? हाँ, 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेतर और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ। हो गया। चलिए अब आइए कहाँ, अब एक के बार यहाँ आ जाइए। कितना? 273। ये बड़ा इम्पोर्टेंट डेट है। 273। 273 में क्या हुआ वो हुआ? 273 में बोलिए। हाँ, तो यहाँ बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की मृत्यु होती है और उसके बाद यहाँ से 4 साल उत्तराधिकार का लड़ाई चला, मतलब 4 साल घटा दीजिए तो 269 में अशोक राजा बना। समझ गए? अब कह रहा फिर एक अभिलेख में मिलता है कि मैंने अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग विजय किया, है ना। शासन के 8वें वर्ष, तो 8 साल और करिए तो कितना पर पहुंच जाएंगे? 61। मतलब 261 ईस्वी में कलिंग विजय हुआ। आई बात समझ में? हाँ देखो बुआ, दिखा सकता, क्यों, ये कोई खास बातें नहीं है, लेकिन इस डेट को लिंक कीजिए। क्या सभी डेट को फॉल्स करता है? अशोक राजा कब बनता है? 269 में बन रहा है। तो स्पष्ट लिखता है बुआ अभिलेख में कि मैंने अपने शासन के 8वें वर्ष, तो शासन के 8वें वर्ष जोड़ोगे तो 63 कैसे होगा? आप खुद बताइए। ये बातें अलग से लिखा गया ना अभिलेख में कि मैं अपने शासन के 8वें वर्ष, तो यहाँ शासन हुआ 69 में करना शुरू ही किया और 8वां वर्ष अगर लेंगे तो वो 61 ही ना आएगा। हो गया। तो ये डेट आपको ये थोड़ा ये बस खाली याद रखिए, आपका मिला जुला के काम चलते रहेगा। इसलिए निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। ये क्या है बुआ? ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी मौर्य काल हो गया। ये आपका आधुनिक भारत का दोपहर ही हो गया। यहाँ का बात समझिए कि लगभग खत्म। क्या हो गया सर? आधुनिक भारत का, प्राचीन भारत ना बोलिए जी, आधुनिक बोलिए। प्राचीन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दोपहरी। ये क्या है? यहाँ के बाद आपको याद होगा कि ऐसे चढ़ने के बाद यहाँ चढ़े हुए हैं, अब यहाँ से उतरना ही है ना। उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 73 में ही जो जितना दिन लग जाए उसके बाद तो नीचे टन से उतर जाएंगे। हो गया बुआ। सबसे पहले अदब हेडिंग लगा दीजिए मौर्य काल। हो गया। और पहले लाइन में लिखिए, ऐसे नहीं सुनेगी ये लोग। यूनानी इतिहासकार कौन कौन है? जस्टिन और प्लूटार्क। अब देखिए बात को फिर समझिए बुआ। जस्टिन और प्लूटार्क जो है वह अपने यूनानी ग्रंथ में क्या कहा बुआ? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। हो गया। और जिसका पहचान सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त को कहा गया है, इसका पहचान कौन किया है? विलियम जोन्स। हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट में लिखिए यूनानी इतिहासकार यूनानी इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस होता है वो, सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया।
हो गया बउआ। सेंड्रोकोटस शब्द का हो गया, लिख दीजिए। जिसमें, उसी पॉइंट में लिखिएगा, दो नाम लिख दीजिएगा। जिसमें प्रमुख इतिहासकार कौन कौन है उनका नाम लिखिए। प्रमुख इतिहासकार कौन है बउआ? जस्टिन और प्लूटार्क। जस्टिन और प्लूटार्क थे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? सेंड्रोकोटस, अगला पॉइंट, सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान किया। विलियम जोन्स को अंडरलाइन रख लीजिएगा। विलियम जोन्स पहचान किया सर। हो गया। चलिए अगला एक पॉइंट लिख लीजिए। विशाख दत्त द्वारा रचित, विशाख दत्त द्वारा रचित इंडिका पुस्तक, अच्छा मुद्रा राक्षस, अच्छा लिखिए। विशाख दत्त द्वारा रचित, मग्धमुग्ध नहीं होकर लिखिए, एकदम आराम से, जितना समझिए उतने ही लिखिएगा। हो गया ना? क्या लिखे? विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य की सहायता से शासन बनने का उल्लेख, शासक लिखिएगा, शासक बनने का उल्लेख नाटकीय रूप में उल्लेख किया गया है। नाटकीय हो गया। चलिए बौद्ध, अगला पॉइंट लिखिए। बौद्ध जैन साहित्य के द्वारा, बौद्ध जैन साहित्य के द्वारा चंद्रगुप्त को क्या कहा गया बउआ? क्षत्रिय। लिखिए, क्षत्रिय कहा गया। जबकि हाँ, ब्राह्मण साहित्य लिखिएगा। जबकि ब्राह्मण साहित्यों के द्वारा
ब्राह्मण साहित्यों के द्वारा शूद्र कहा गया। और बिरसल किसके द्वारा कहा गया बुआ? मुद्रा राक्षस। तो लिख दीजिए और मुद्रा राक्षस के द्वारा, और मुद्रा राक्षस के द्वारा बिरसल कहा गया। मुद्रा राक्षस के द्वारा बिरसल कहा गया। हो गया, इधर का लगभग हो गया। अब आइए इसको थोड़ा सा ये लिख लेते हैं। यूनानी इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोपोड्स कहा गया, तो ये पाटलिपुत्र को क्या बोला था? अभी आएंगे बुआ। ये यहाँ एक पुस्तक जो है ना, इस पुस्तक को हम एक दिन में पढ़ेंगे। तो किसको क्या कहा, ये पुस्तक है नहीं है, सही है गलत, तमाम सारे हम बात करेंगे, है ना। बस पर अभी क्या है, अभी तो हो सकता है इसका बेटा क्या नाम है, बिंदुसार। बिंदुसार को भी नानीगढ़ से एक नाम आएगा। कोई जानता है उसका नाम क्या है बुआ? बिंदुसार को यूनानी इतिहासकार ने क्या नाम दिया? तुम लोग भारतीय नाम ही नहीं जानता उसका। भारतीय नाम क्या है उसका? बिंबिसार का, सॉरी बिंदुसार का। बिंदुसार वो तो हम भी जानते हैं। उसका एक नाम आता है अमित घात। अमित घात। अब यही नाम के आधार पर यूनानी, हाँ, ये यूनानी ग्रंथ में अमित्रोचेडस कहा गया है। समझ गए? और राजा को क्या कहा गया है बुआ? राजा शब्द के लिए क्या बोला गया है? पॉलीब्रोथा। पॉलीब्रोथा। और अरे लड़का, और पाटलिपुत्र को क्या कहा गया? पॉलीब्रोथस। आई बात समझ में? तो ये सारी तमाम सारे हम बात पढ़ेंगे कि उसने हड़बड़ाना नहीं है। तो ये अभी क्या लिखे बुआ? अभी कहाँ लिख रहे हैं हम लोग? हाँ, तो अगला पॉइंट में लिख दीजिए, मेगास्थनीज के द्वारा मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया बुआ? कौन सा पुस्तक? इंडिका। हो गया बुआ? चलिए, अब मेन तो उनका हीरो ही छूट गए। चाणक्य के बारे में आइए थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लेते हैं। ये लड़का, चाणक्य पुस्तक का नाम सुना है? अस्त्रशास्त्र। मुझे श्योर श्योर ना बुआ? चलिए पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5। हो गया? हाँ। नहीं, पांचवा रहेगा तब अच्छा लगेगा। कहा गया कौन सा पुस्तक है बुआ? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक का अर्थशास्त्र पुस्तक में उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। हो गया बुआ? क्या कह सकते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, धार्मिक, से अधिक और कोई नहीं। अरे बउआ पहले देखिए,
टर्म्स ऑफ कंडीशन को समझिए। कहा गया है विद्यार्थियों में 2 गुण होना बहुत जरूरी है लड़की। सबसे पहली बात है कि जिस चीज को आप जानते हैं उस पर कंट्रोल करना, ये एक बहुत बड़ी कला है बुआ। क्या कंट्रोल होता है जल्दी? कितने टीचर मना कर दिया कि एकदम आपको नहीं बोलना एकदम मन एकदम क्या अजीब होने लगता है बताने के लिए कि उस पर। हाँ, तो ये चीजें आपको चाहिए ना बुआ। पहला पेशेंस। अरे ये लड़का इधर से। दूसरी बात है, कहा गया कि जब भी कोई अननोन बातें मिले तो एकदम भरपेट उसको सुनने की प्रयास कीजिए कि चलो आज हम इसको सीखिए लेते हैं, इसकी समस्या क्या है। और आप लोग क्या करते हैं कि इस चीज को आप समझने को तैयार ही नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उल्लेख मिलता है। सिंपल बात है, राजनीति, आर्थिक सर। देखो लड़का कंफ्यूज हो गया। अब इसमें ये कौन है सर? एक से अधिक है सर, एक से अधिक सर। आर्थिक होगा उसमें, आर्थिक बउआ जिस समय ये एक मिनट जिस समय ये पुस्तक चल रहा उस समय क्या दुनिया में अर्थशास्त्र है? बोलिए। नहीं है बउआ। सिकंदर का गुरु कौन था वो? अरस्तु। हाँ बोलिए। तो वो अर्थशास्त्र की रचना किया था। अरे बउआ अर्थशास्त्र का रचना किया। कोई भी चीजें इतना जल्दी प्रकाश में नहीं ना आता है। उस समय अर्थशास्त्र का उतना, अभी देखिए आप खुद पढ़ रहे हैं, अभी कौन सा काल पढ़ रहे हैं? मौर्य। इसके पहले कौन है? महाजनपद में थोड़ा मना सिक्का का प्रयोग ही शुरू हुआ है। क्या बोले? आप भी तो बोले थे सर कि भारतीय राजव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था का जनक चाणक्य कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र का ना बउआ, तो अर्थशास्त्र बुक है उसी का सर। अब आइए देखिए क्वेश्चन के नेचर को समझिए, कैसे नेचर बदलता है। अगर उल्लेख की बात मिले तो 10 लाइन सब पर लिखा हुआ, अगर 1 लाइन धार्मिक पर भी लिखा हुआ तो उल्लेख ही कहलाएगा। 10 लाइन लिखा रहे या 1 लाइन लिखा रहे, तो कहा गया कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है उसमें लगभग सारे बातों का वर्णन किया गया है। देखिए जब कंपेरिजन होगा इंडिका के साथ तो उसमें लगभग बात को काटेगा ये पुस्तक। इंडिका में जो लिखी हुई बात है वो हर चीज को काटेगा। ये कहेगा कि 7 जाति है, इंडिका पुस्तक है, कहेगा कि भारत में 7 जाति होते हैं, तो कहेंगे 7 जाति होता है। इसका मतलब इसमें भी सामाजिक उल्लेख मिल रहा है। ये कहेगा ना कि भारतीय लोग सूद पर पैसा लगाना नहीं जानते हैं, यही तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ तो हाई रिस्क के साथ सूद पर लगाया जाता था। इंडिका पुस्तक अर्थशास्त्र कहेगा कि जो हाई रिस्क के साथ यहाँ सूद पर पैसा लगाया जाता था। यहाँ के लोग वो ये पुस्तक कहता है कि भारतीय लोग दास को नहीं जानते हैं, दास रखना नहीं जानते हैं। जबकि यहाँ देख रहे हैं चंद्रगुप्त एक प्रकार, चंद्रगुप्त को जो छुड़ा के लाया गया था वो भी एक दास ही था। ज्यादा वीडियो में यही पुस्तक तो इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, तो वो हम नहीं ये नहीं कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन अगर बोलिए उल्लेख की अगर बात करेगा तो क्या डालेंगे बुआ? अगर बोलेगा प्रकाश डालता है तो हाँ, यह मुख्य रूप से राजनीति पर प्रकाश डालता है। समझ गए? यह कूटनीति वाला पुस्तक है मुख्य रूप से, लेकिन उसमें और भी चीजों का वर्णन मिलता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक, क्योंकि सामाजिक भी मिलता है, आर्थिक भी मिलता है। लेकिन अगर बोल देगा कि प्रकाश डालता है, प्रकाश मतलब ज्यादा फोकस करता है, तो फोकस डालने की बात कहाँ आ जाएगा? राजनीति। अगर बोलेगा कि उल्लेख मिलता है तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। ऐसे क्वेश्चन के नेचर को समझिए, वो क्या डिमांड कर रहा है आपसे। समझ गया? चलिए तो आइए लिख लेते हैं एक पॉइंट और, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त तो लगभग खत्म हो गया ना जी। इसका विजय अभियान और पढ़े हैं आप? नहीं। चलो पहला तो आप सुने कि यहाँ इसी धनानंद को हराया, नहीं सुने आप? दूसरा सेल्कोस निकेटर को हराया, नहीं सुने? ये विजय अभियान नहीं है। चलिए लिखिए, एक पॉइंट और लिख दीजिए इसका, अर्थशास्त्र वाला। चाणक्य कौटिल्य का मूल्य नाम क्या है बउआ? विष्णुगुप्त। लिख दीजिए।
चाणक्य कौटिल्य का मूल नाम क्या हुआ? विष्णुगुप्त। चलिए एक पॉइंट और लिख दीजिए, खत्म हो जाएगा। हो गया। विष्णुगुप्त के द्वारा क्या लिखा हुआ? विष्णुगुप्त कहें तो चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य के द्वारा किस पुस्तक का रचना किया गया हुआ? हाँ, तो लिख दीजिए अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की गई। जो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। हो गया बउआ। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ तक तो लगभग हो गया, चंद्रगुप्त की लगभग बातें आप जान चुके हैं। आप लोग पुस्तक को क्या कीजिए ना, मेरे ख्याल से पुस्तक के लिए एक अलग कहीं कॉपी में अलग पेज ही बना लीजिए। हर लेसन में जो पुस्तक मिलता है ना, उसको अलग अलग से नोट कर लीजिए। ऐसे पुस्तक पढ़ने के लिए आपको पूरे लेसन रीडिंग करना होगा। ऐसे एक नज़र देख लीजिएगा तो लगभग पूरे प्राचीन काल का पुस्तक पढ़ लीजिएगा। नहीं, इसके पहले पुस्तक मिला है, इसके पहले मौर्य काल का पहले कोई पुस्तक मिला है? बोलो बुआ। और इसमें कोई पुस्तक आएगा? हाँ, एक पुस्तक देखिए यहाँ छूट गया। ये पुस्तक जो भी बता रहे थे कि श्रीनगर का स्थापना, ये तो अगला फेज में ना है। श्रीनगर का स्थापना किसने किया बुआ? ये जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? किस पुस्तक में ऐसा वर्णित है कि श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किया है? नहीं जानते हैं? कौन सा पुस्तक के द्वारा? कलहन के द्वारा। कलहन लेखक है। आई बात समझ में? तो लेख और लेखिका दोनों बात को याद रखना होगा। ये राजतरंगिणी पुस्तक जो है वो उससे क्या कौन सी बात की जानकारी मिलती है वो? चलिए अब डेट कौन कौन बताने में सक्षम है? अभी जो बताया है सब डेट 326 से शुरू होना है। सबको याद है? हाँ, तो बता दीजिए कि 298 में क्या हुआ था? गुड। चलिए एक में 323 से हम लोग 26 से शुरू किए हैं। 326, उसके बाद 323, उसके बाद 305, उसके बाद 298, उसके अच्छा ले लेते, वो भी शामिल कर देंगे क्या? अच्छा ये ना, उसके बाद ये 200, इसमें अशोक की मृत्यु हुआ, ठीक है? हाँ 273, उसके बाद 269, उसके बाद 200 हो गया। और लगभग डेट को आप जानते ही होंगे, यहाँ एक ही को ना बच रहा है। 326 लड़का 326 में सिकंदर भारत आया। 323 में हुआ, लौटते समय बेबीलोन में उसका मृत्यु हो गया। 305 ईस्वी जो आप देख रहे हैं, इस समय चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है। हो गया। ये 298 में आप जो देखे हैं
आप समझ में आ गया होगा संलेखन का मतलब। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुआ 273 में। किसका मृत्यु हुआ? बिंदुसार का। और 269 में कलिंग पर विजय। देखो बउआ यहाँ कहा, हाँ यहाँ यही बात काफी इम्पोर्टेंट है। इसी में अशोक का मूल्यांकन किया जाता है कि 269 में बिंदुसार के मरने के बाद वहाँ गद्दी खाली हो गया ना। अब वहाँ राजा कौन बना तो नहीं पता, लेकिन 269 ईस्वी में जाके राजा बना। तो ये 4 साल वो खाली न रहा जी। इसका मतलब है कि ये 4 साल में जरूर कोई खिचड़ी पका होगा। हाँ, ये 4 साल में कहा गया है उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। क्या चल रहा था? उत्तराधिकार का संघर्ष। इसी में कहा जाता है ना बउआ, एक किदवंती पुस्तक है, ठीक है। किदवंती पुस्तक के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या किया। 99 भाइयों की हत्या किया। क्या 99 भाई संभव है? कहीं नहीं संभव हो सकता। क्यों संभव होगा बउआ? एक राजा के एक से अधिक पत्नियां होती है। हाँ, क्योंकि उस समय कहा गया क्या कहोगे, बहु विवाह का प्रचलन है। उसमें बहु विवाह का प्रचलन है तो एक से अधिक शादियां क्या होगा, क्योंकि एक शादी से संभव नहीं है। तो ये भी तो संभव नहीं है 99 भाई को अशोक अकेले मारा होगा। छोटा छोटा होगा तो क्या नहीं मारा। छोटा छोटा कहे तो देखो बउआ, हमको इस पर कोई सवाल जवाब नहीं करना है। हमको बस इतना ही कहना है कि किदवंती पुस्तक में ऐसा माना गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या किया। आपका कथा क्या कर रहा है? हाँ, सुनिए, अब आपका ये सोच सही है कि अशोक इतना भी तो बलवान नहीं ना था कि 99 भाइयों को मार दिया। अगर 99 भाई होता तो सब मिलकर अशोक को मार देता। ऐसा प्रश्न उठना लाजमी है। ऐसा हो सकता है। प्रमाण तो मिलता है कि अशोक ने मारा, साहित्यिक प्रमाण मिलता है तो वही मानेंगे। हाँ हाँ, नहीं तो अपडेट तो ये नहीं कि वो कि 4 साल लड़ाई चला, 4 साल में 99 भाइयों की हत्या क्या, ये बातें कहाँ कन्फर्म उससे हो रही है। को जो जिसको मन होता है वो वैसा इस पर बोलता है। और आप भी क्या करेंगे, सबके मन की बात को केवल लिख देंगे। अपना दिमाग वहाँ मत लगाइएगा कि ये कैसे होगा कि 99 को मिलकर उसी को क्यों नहीं मार दिया। आई बात समझ में? ये आपका अपना विचार है। खैर आइए, अब कहा गया है कि ये जो 99 भाइयों की हत्या की बात मिलती है किस पुस्तक में मिलता है हुआ? अभी बताए हैं, अवंती किदवंती पुस्तक के अनुसार कहा गया कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या किया। किदवंती का लेखक का जिक्र नहीं मिलता है, समझ गए? तो भाई देखिए खोज के, अभी नहीं खोजना, आराम से घर में बैठ के अगर आपको लगे तो पीछे कॉपी में नोट कीजिए कि किदवंती का आपको जनक खोजना है, राइटर खोजना है, अपने घर में जाके खूब खोजिए प्रेम से। हो गया। अब आइए, ये 269 की बात करें, ये तो कभी लोग भूल ही नहीं सकता। अशोक का अगर आप डेमो क्लास देखे होंगे तो उसमें 2-3 बात चला था। शासन के कितने वर्ष? 8वें वर्ष, शासन के 12वें वर्ष और शासन के 20वें वर्ष, 18वें 20वां वर्ष हो गया। चलिए ठीक है। अब ये समझ में आ गया बुआ 273 क्या है, 269 क्या है और 261 क्या है। अब देखिए कहा गया है कि यहाँ तक कौन कौन राजा बनेगा। 326 लेके 261 तक कितने राजा हैं आपको याद है? अभी कुल राजा का नाम बताया है। हाँ, तो यहाँ 261 में कौन राजा होगा बुआ? अंतिम राजा ना, बृहद्रथ। क्या होगा बउआ? अभी तुम पढ़ रहा कि 261 में कलिंग विजय अशोक किया, तो अंतिम राजा कैसे पकड़ रहा? आई बात समझ में? खैर चलिए, हेडिंग लगा दीजिए आगे। हाँ, मौर्य का लिख दीजिए। इसका क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट ले लेते हैं बुआ, विजय अभियान। विजय अभियान, हाँ
इसका विजय अभियान कौन कौन है बुआ, किसी को पता है? चलिए 2 मिनट के लिए केवल आइए यहाँ आराम से खाली देख लेते हैं। आप लोग तीनों के तीनों तो जानबे करते हैं, एक ही को बचा हुआ है जो अभी हम लिख लेंगे। हो गया बउआ? आपको पता है कि चंद्रगुप्त का एरिया कहाँ तक ऐसे है? अभी पाकिस्तान छटपट करता है, उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान इतना दहेज में ही मिलता था भारतीय राजा को। नहीं, इतना में कई देश ना आ रहा है जी। इतना में अफगानिस्तान भी यहाँ देखिए इस बेल्ट में आता है, अफगानिस्तान का भी बेल्ट आता है ना। तो कहा गया कि और ये जो बेल्ट देख रहे हैं उड़ीसा, और ये जो बेल्ट देख रहे हैं दक्षिण, और ये थोड़ा सा छाट लेते हैं, ये वाला बेल्ट, इतने बड़े राज्य का वह राजा है। तो हम लोग तो पढ़े थे कि ऐसे करके और ये सारे एरिया को जीता। ये तो हम लोग देख, ये इतना तो पहले से था ही उसके पास। ये पोरस वाला जो एरिया था वो छोड़ के बाकी सब इसके धनानंद के पास था। चंद्रगुप्त जब जीता तो इतना का राजा तो बना हुआ है। अब कहा गया कि पहला विजय अभियान तो उसका कहाँ देखा जाएगा बुआ, कि धनानंद को ही हराया। पहला में क्या किया, वो धनानंद को ही हरा दिया। दूसरा जो विजय अभियान इसका देखेंगे किसके विरुद्ध चलेगा, हुआ सेल्कस निकेटर के विरुद्ध, और एरिया एराकोसिया जो रसिया पर्पस मदई यहाँ तक के हुआ अपने क्षेत्र को सीमा विस्तार कर लेता है। मतलब ये दूसरा हो गया ना। तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा का कहा गया कि ये जो देख रहे हैं गुजरात, कौन सा बेल्ट देख रहा हुआ, दक्षिण। अगर दक्षिण भारत का अगर बात करेगा तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी है कि प्राचीन काल का कौन प्रथम राजा है जिन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण विजय किया। तो दक्षिण विजय करने वाला पहला राजा कौन आएगा? हाँ, चलिए अब कहा गया है कि ये जो देख रहे हैं गुजरात वाला बेल्ट, गुजरात में कौन राजा आता है बुआ, किसी को नाम याद है? पहले देखिए, अब इस थोड़ा सा कहानी को समझिए। ये जो देख रहे हैं गुजरात में एक जूनागढ़ का अभिलेख आगे पढ़ने को मिलेगा, किसके द्वारा बुआ, रुद्रदामन के द्वारा। जूनागढ़ ये बेल्ट कैसे जीता ना जीता किसी को पता नहीं था, ठीक है। ये जो रुद्रदामन देख रहे हैं, रुद्रदामन एक राजा है और इसके द्वारा एक अभिलेख लिखा गया है जिसको क्या कहा गया हुआ, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। इस अब अभी हम 2 मिनट जो भी बात करेंगे इस अभिलेख के विषय में ही हम बात करेंगे, ठीक है। रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में सर्वप्रथम एक झील का नाम बताया। वह झील का नाम क्या है? सुदर्शन झील। सुदर्शन ना होता है, सुदर्शन झील। कहा गया कि सुदर्शन झील का जिक्र मिलता है। अब ये जो झील है किस एरिया में हुआ, कहाँ है? गुजरात में। हाँ, गुजरात के किस प्रांत में है? सौराष्ट्र प्रांत में। हो गया। ये तत्काल लोकेशन अगर पूछेगा तो क्या कहोगे? सौराष्ट्र। अब कहा गया कि सौराष्ट्र प्रांत में एक सुदर्शन झील है जो चंद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। आई बात समझ में? मतलब एक राजा का नाम इसमें इन्वॉल्व हो गया, कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। अब कहा कि इस सुदर्शन झील को मरम्मत किसने करवाया? नहीं हुआ, वो तो गवर्नर हो जाता है। गवर्नर का नहीं, राजा का नाम बताइए। अशोक। अशोक। और तीसरा राजा कौन है? लड़का। तीसरा राजा कौन है? तो ये खुद है रुद्रदामन। कौन है? रुद्रदामन। और चौथा राजा कौन है? एक गुप्त काल का राजा है जिसका नाम है स्कंदगुप्त। समझ गए? ये 4 राजाओं का संबंध किससे है बुआ? ये सुदर्शन झील से है। आई बात समझ में? तो दक्षिण विजय किया होगा तभी ना वहां अपने क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। आई बात समझ में?
इसी मतलब कह सकते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख के माध्यम से ही चंद्रगुप्त का दक्षिण अभियान का पता चलता है। हुआ। अगर दक्षिण अभियान की हम बात करें, इस बेल्ट में जो शासन कर रहा है, तो ये सारी बातें हमको कहाँ से पता चलता है? जूनागढ़ अभिलेख। वह किसका अभिलेख है बउआ? ये साधारण अभिलेख है बउआ? असाधारण है, क्योंकि संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख अगर है तो यही रुद्र जामन का अभिलेख जूनागढ़ वाला। आई बात समझ में? अभिलेख के बारे में आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें उसका भाषा, लिपि, तमाम सारी बातें आएगा। लेकिन यहाँ एक बात को याद रख के चलना है कि जूनागढ़ का जो अभिलेख है या रुद्र जामन का जो अभिलेख है, उसमें क्या मिलता है वो? रुद्र जामन के अभिलेख में क्या मिलता है? संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है। आई बात समझ में? और संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा भूगोल। हो गया? बउआ एक बात बताइए, चलो 2 मिनट समझिए। MAP मैप आप लोग देखे हैं? कोई इसका परिभाषा बताइए क्या है? मैप मतलब नक्शा होता है। किसे कहते हैं, कोई बताइए? कैसे? अब बताइए। हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी की जरूरत आ रहा, और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो फिजिक्स की जरूरत आएगा। तो इसमें क्या किया जाए बोलिए? आप लोग पढ़े हैं? अरे बुआ छोड़ दीजिए, आप लोग 3D का नाम सुने हैं? तो 2D भी सुने होंगे। 2D और 3D दोनों में कोई अंतर है? सनी छोड़ दो बुआ, आप समझोगे इसको। 3D और 2D का मतलब समझते हैं? ये 3 डायमेंशन हो गया, और ये सॉरी ये 2 डायमेंशन हो गया, ये 3 डायमेंशन। डायमेंशन को हम लोग हिंदी में विमीय बोलते हैं। तो ये 2 विमीय हो गया, ये 3 विमीय हो गया। किसी भी आकृति को अगर ऑन स्पॉट आप देख रहे हैं, जैसे अभी हम खड़ा हैं, तो आप हमको 3 डायमेंशन में देख रहे हैं। आप कितने डायमेंशन में देख रहे हैं? 3 डायमेंशन में। जबकि अगर यही क्लास को आप वीडियो में देखिए तो किस डायमेंशन में देखेंगे? ये समझते हैं 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन? कैसे? ए बुआ 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन समझते हैं? नहीं। देखिए ठीक, बहुत अच्छी बात। ये मार्कर देखिए, ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम ऊपर फेंके, कौन अक्ष? कौन अक्ष? बाई अक्ष। अगर यहाँ से ऊपर फेंके तो बाई, नीचे फेंके तो बाई। अगर ऊपर जाए भी बाई, नीचे भी जाए तो बाई। हो गया? अगर यहाँ से हम इधर फेंके तो एक्स, और इधर भी फेंके तो एक्स। हो गया? 2 डायमेंशन। अब तीसरा डायमेंशन की अगर हम बात करें कि अगर आगे फेंके तो जेड, अगर आगे फेंके तो जेड, और पीछे फेंके तो जेड। अरे बुआ 3 डायमेंशन करने का सेंस हो गया कि आप मेरा पाँव और सर जो देख रहे हैं ये एक्स, सॉरी वाई में है। समझ गया? ये मेरे दोनों हाथ जो देख रहे हैं ये एक्स में है। हो गया? अब मेरा चेस्ट और मेरा पीठ जो देख रहे हैं ये किस में है? जेड में है। यही 3 डायमेंशन है। क्या आप जब मोबाइल पर, ये टीवी पर देखते हैं तो आप 3 डायमेंशन देख पाते हैं? कैसे बात करते हैं? उसमें मेरा कंधा दिखाई नहीं देता आपको? फोन में आप 3 डायमेंशन देख पाते हैं? नहीं। देखो बुआ क्यों नहीं देख पाते पता है? कारण कि देखिए कैसे पता चलेगा कि आप नहीं देख पाते हैं। इधर हाथ करेगा तो दिखाई देगा, ठीक है? इधर हाथ करेगा तो दिखाई देगा, इधर हाथ करेगा तो दिखाई देगा, पीछे करेगा तो भी दिखाई देगा, आगे करेगा तो भी दिखाई देगा। देगा जैसे टीचर अभी पढ़ा रहे हैं क्लास में, ऐसे मार्कर फेंके तो आपको दिखाई देगा, इधर फेंकेंगे तो दिखाई देगा, ऊपर फेंकेंगे तो दिखाई देगा, नीचे फेंकेंगे तो दिखाई देगा, इधर फेंकेंगे तो आपको दिखाई देगा। फेंकेंगे तो आप देखेंगे हम। बउआ मोबाइल में अगर हम फेंक रहे हैं, आप मोबाइल में देख रहे हैं तो या टीवी में देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मेरे तरफ फेंका गया। यही है, एक डायमेंशन को हम नहीं देख पाते हैं। सही बात सुन। किसी भी फिगर को देखने के लिए मतलब 3 डायमेंशन से देख सकते हैं। एक होता है फ्रंट व्यू, जैसे हम लोग आगे से देखते हैं। एक होता है टॉप व्यू, जिसको हम ऊपर से देखते हैं। एक होता है साइड, जिसको मतलब इधर से देख सकते हैं। हाँ तो नहीं सही हो गया। यही कहा गया
और किसी भी चीज को पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए 3 डायमेंशन में देखना पड़ेगा। क्या पिक्चर में 3 डायमेंशन संभव है? पिक्चर मैप जो देख रहे हैं ना, हाँ सर 3D। थ्री क्या क्यूब बनाइए, क्यूब में तो 3D होता है। बहुत अच्छा। तो फिर भारतीय मैप को भी 3D में क्यों नहीं बना जाता है? बोलिए। आपका ऐसा टेक्नोलॉजी आया कि कुछ कुछ चीजें, लेकिन सब चीज संभव नहीं है। हमारा देश का नक्शा क्या है? हमारा पृथ्वी गोल है, मैप में गोल है पृथ्वी। अब वैसा दिखाने के लिए ही वह बनाया गया है। आई बात समझ में? तो तुम लोग कैसे पढ़ा 3D 2D समझ में नहीं आता है। हो गया, खैर छोड़िए। हम लोग अभी कहाँ चल रहे थे बउआ? उत्तराधिकार का विजय अभियान ना। चलिए लिखिए, पहला विजय अभियान लिख दिए। पहले लिखिए तो लिखो रे गधा। तब पहला लिखो तो हंस क्यों रहा? तुमको पहला पता नहीं है क्या हुआ है? अभी बताए रे गधा। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों आप लिख दीजिए। लिख दीजिए। पहला हेडिंग क्या बना है? लिख दीजिए चंद्रगुप्त। ए लड़का लिखो अगला। चंद्रगुप्त और चाणक्य के कूटनीति, चाणक्य के कूटनीति एवं तीन लोग था ना जी उसमें। एवं हिमालय क्षेत्र के राजा, हिमालय क्षेत्र के राजा, हिमालय क्षेत्र के राजा प्रवर्तक, हिमालय क्षेत्र के राजा प्रवर्तक, ब्रैकेट में पोरस कर दीजिएगा। हो गया प्रवर्तक। क्या लिखा हुआ? पोरस। और एक व्यक्ति इसमें शामिल है। कौन? हाँ लिख दीजिए, लिख दिए। और धनानंद के सेनापति सक्टार, सक्टार बउआ, धनानंद के सेनापति सक्टार। सक्टार हो गया। सक्टार की सहायता से नंदवंश के अंतिम राजा की सहायता से नंदवंश के अंतिम राजा कौन है? महापद्मानंद। क्या कहेंगे? धनानंद। लिख दीजिए धनानंद। धनानंद को पराजित किया। हो गया। चलिए पहला हो गया। दूसरा का किसके विरुद्ध? सेल्यूकस निकेटर। कब कब कब? तीन सौ 323 में तू बेचारा। हाँ कब? 305 क्या आ रहा गधा? 315 16 पर जा रहा, तब 305 पर ही ना पहला हो रहा है। तो लिख दीजिए अगला 305 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच, सेल्यूकस निकेटर के बीच
क्या लिखा हुआ? सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ जिसका परिणाम वैवाहिक रूप में बदल गया। हो गया बुआ? जिसका परिणाम वैवाहिक रूप में बदल गया। अगला लिख दीजिए। अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे? इसका विवाह वाला आइए देख लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन है बुआ? हेलेना। हो गया। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। लिख दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। हो गया। किसके साथ हुआ वो? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए। जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए। 500 हाथी दिए, जिसके बदले में 4 प्रमुख प्रांत दिए। चार प्रमुख प्रांत दिए। 4 प्रमुख प्रांत का क्या नाम लिखोगे बउआ? पहला प्रांत कौन सा है? एरिया। दूसरा क्या लिखोगे? अराकोसिया। हो गया। तीसरा में क्या लिखोगे? जेड्रोसिया। और अगला में क्या लिखोगे? पेरिपस मदई। हो गया बउआ? परी नहीं, पेरी होता बुआ। पेरिपस मदई। पेरिपस मदई। हो गया। चलिए अगला एक पॉइंट और लिख दीजिए लास्ट। अब इसके बाद क्या हुआ? तो हुआ सेल्यूकस निकेटर क्या भेजा था? लिख दीजिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत क्या नाम है बउआ? मेगास्थनीज। अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा,
जिसने क्या लिखोगे, राजतरंगिणी पुस्तक का, जिसने तो इंडिका लिख दीजिए। जिसने इंडिका पुस्तक की रचना किया। इंडिका पुस्तक का किस प्रकार डालता है? क्या चीज? इंडिका पुस्तक का इंडिका पुस्तक, इसका इंडिका पुस्तक मुख्य रूप से किस पर प्रकाश डालता है बउआ? तो पटना के नगरीय व्यवस्था पर। पटना एक नगर है, इसकी जो व्यवस्था है उस पर वो प्रकाश डालता है। आई बात समझ में? ए लड़की, क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा गया था अभी? क्या इंडिका पुस्तक क्या किस चीज पर प्रकाश? हाँ, किस चीज पर? पटना के नगर नगरीय व्यवस्था पर। चलिए, पटना नगर का स्थापना किसने किया है? एक मिनट। हाँ, क्या चीज? ग्राम का आजाद और नगर का उद्योग। हाँ, चलिए, कहा गया कि वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी को किसने स्थानांतरित किया? वैशाली से पाटलिपुत्र किसने किया? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है? वैशाली में। और वहाँ बौद्ध संगीति होने के बाद वो क्या किया कि अपनी राजधानी को उठाकर कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र। खैर चलिए, हो गया।